अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, देखिए ये एक अपने सीरीज शुरू की हुई है आप लोगों की एजुकेशन के लिए ना। वक्फन मैं कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक आप लोगों को बताता रहता हूँ। ACS एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हमने काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस किया है और आज जो है ना हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा आज मेन फोकस जो है वो है अनस्टेबल एंजाइना पे। कि अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एंजाइना वैसे मैं कहूँ तो क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना को बाद में बात करेंगे। तो मुझे बताएगा एंजाइना क्या होता है? सोचा किसी ने एंजाइना क्या होता है? Cessation of oxygen supply to the heart. चलिए, और कोई चेस्ट पेन ना, ऐसा पेन जो कि कार्डियक पेन है। वैसे तो चेस्ट में वैसे ही पेन हो सकता है ना, आपको जो पेन हो रहा है वो कार्डियक रिलेटेड पेन हो रहा है, इसे कहते हैं एंजाइना। आसान अल्फाजों में डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। जो डेफिनेशन होती है एंजाइना की वो क्या होती है? रेट्रोस्टर्नल, ये स्टर्नल बोन है, रेट्रोस्टर्नल कि इस स्टर्नल बोन के पीछे रेट्रोस्टर्नल चेस्ट डिस्कम्फर्ट, नॉट पेन। रेट्रोस्टर्नल चेस्ट डिस्कम्फर्ट विच इज इंक्रीज ऑन एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस। क्या है? रेट्रोस्टर्नल चेस्ट डिस्कम्फर्ट विच इज इंक्रीज ऑन एक्सर्शनल या इमोशनल स्ट्रेस एंड रिलीफ बाय रेस्ट या नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ये आपको प्रॉपर एंजाइना की डेफिनेशन आनी चाहिए। एक होता है एंजाइना और एक होता है एंजाइना इक्विवेलेंट। वो क्या होता है, किसी को पता है? देखो, अभी 3 दिन पहले का किस्सा है। हमारे स्टाफ ने मुझे ECG भेजी, मैं OPD कर रहा था कि सर ECG देख के बता दें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कॉमन होता है, आप लोग ECG मुझे भेज देते हैं, सर ECG देख के बता दें। उसे ECG भेजी, मैं OPD करता, मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें फारिग को देख के बताता हूँ। मैंने एक नजर आई नॉर्मल लग रही थी, लेकिन मैं उसको देखा OPD फारिग को मैं उसको देखी, मैंने कहा देखो ECG तो नॉर्मल है, लेकिन टैकीकार्डिया है इस पेशेंट को ना, या तो ये स्ट्रेस में या इसका बीपी बढ़ा हुआ है। मुझे सर बीपी आ रहा है 200 का। मैंने कहा यार ये तो अलार्मिंग कंडीशन है, ऐसे नहीं घर पे मैंने जो कहा उसको तुम अस्पताल भेजो। कह रहे मॉडर्न भेज दो, मैंने कहा मॉडर्न भेज दो, उसने मॉडर्न भेज दिया। यहाँ आया, जब मैंने उसको एसेस किया तो मैंने कहा यार इसको चेस्ट पेन भी है और इससे इक्विवेलेंट सिम्टम्स भी आ रहे हैं। व्हाट आर द एंजाइना इक्विवेलेंट सिम्टम्स? दिस इज डायफोरेसिस। DP याद करो, DP लगा देना आजकल आसान। D पहला D क्या है? D3। पहला D क्या है? डायफोरेसिस, पसीने का आना। दूसरा क्या है? डिस्निया, सांस दुश्वारी से लेना। तीसरा D क्या है? डिजीनेस, थोड़ी सी चक्कर से आना। P से क्या है? पेन, जॉ में हो, नेक में हो या आंख में जा रहा हो, या GIT डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा वॉमिटिंग से लग रही हो, डिस्पेप्सिया लग रहा हो। अगर इस तरह के पेशेंट को मिले तो वो भी समझो कि ये भी इक्विवेलेंट क्या है? अभी एक पीछे कुछ दिनों पहले सिंगर के नाम का वो एक्सपायर हो गया। वो क्या था? उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा था, वो कभी कोई शाशी पी रहा था, कभी कोई लस्सी पी रहा था, 2 दिन बाद इन्फेक्शन होता है अनस्टेबल एंजाइना का कि ना पेशेंट को खास कोई चीज में चेंजेस आ रही हैं, पेशेंट को बैठे बैठे दर्द हो रहा है, ना कोई अटैक की कंडीशन है। ये पेशेंट सबसे कीमती होता है। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होती है कि आप अगर इस पेशेंट को पकड़, देखो एक बच्चा है गाड़ी के आगे आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, आपने उसकी सर्जरी की, बड़ा अच्छा किया, रिकवर होकर चला गया, कितनी अच्छी बात है ना, बड़ा अच्छा काम किया। क्या उससे अच्छा नहीं होता जब वो बच्चा रोड पे खड़ा था, उसका हाथ पकड़ के खींच लेते, भाई साइड में हो जा, तुम ये हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो अनस्टेबल एंजाइना का वो पेशेंट ये बहुत कीमती होता है कि आप इसको सिम्टम को एक्सेस करें और उसको उसी में बचा लें, अटैक होने से बचा लें। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्लासिफिकेशन होती है ब्राउन बॉर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, ये क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। जल्दी से बताऊंगा, ज्यादा परेशान नहीं, खतरनाक लग रही होगी, लेकिन बहुत ही सिंपल है। पहले हम देखते हैं कि पेशेंट की सिवियरिटी क्या है। क्लास 1 to 3, अगर क्लास 1 है इसका मतलब न्यू ऑनसेट ऑफ सीवियर और एसिलेटेड एंजाइना कि डॉक्टर पहले दर्द होता था, अब मेरा दर्द बढ़ गया है, अभी मैं दर्द बढ़ गया है, या उसका एंजाइना जो है ना रेस्ट पे हो रहा है और 48 घंटे से ज्यादा है, 48 घंटे से ज्यादा हो गया उसके पेन को, या उसका जो सिवियरिटी है वो 48 घंटे से कम में प्रेजेंट की है। क्लियर है? ये हम पहले देखते हैं सिवियरिटी क्लास। तो आप लिखोगे क्या? पहले लिखोगे 1, सिर्फ क्या लिखोगे? 1 1 1, पेपर पे क्या लिखोगे? 1 और 1, या 1 और 2, 1 लिख के ब्रैकेट में लिखो 2। फिर आप लिखोगे क्लिनिकल सर्कमस्टेंसेस क्या है कि सेकेंडरी अनस्टेबल एंजाइना है, मतलब हो सकता है उसका लिवर फेल हो, किडनी फेल हो, उसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है, या वो प्राइमरी अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट की अपनी प्रॉब्लम की वजह से उसको पेन हो रहा है, या वो पोस्ट इंफार्क्शन अनस्टेबल एंजाइना 2 वीक्स आफ्टर द लेस देन 2 वीक्स आफ्टर द इंफार्क्शन, कि उसे पहले अटैक हुआ था उसकी वजह से। इससे क्या हो जाएगा कि आप लिखोगे 1 2 2A या 2B उस पे लिखोगे। फिर तीसरे में इंटेंसिटी, एब्सेंस ऑफ थेरेपी, कि भाई वो दवाई खा ही नहीं रहा था। दूसरा स्टैंडर्ड थेरेपी, बाकायदा दवाई ले रहा था।
तीसरा कि वो मैक्सिमम थेरेपी दे रहा था इंक्लूडिंग आईवी नाइट्रोग्लिसरीन, कि एक पेशेंट जिसकी पहले आपने सेवरिटी असेस की कि क्लास 1 2 3 में सेवरिटी आ रही है, दूसरी क्या असेस की आपने कि पेशेंट की सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्या अनस्टेबल है, स्टेबल है, तीसरी कि बंदा दवाई, एक पेशेंट सोचो कि अभी सेवरिटी में आया है जो कि मुकम्मल दवाई खा रहा था, सेवरिटी में दवाई खा रहा था, फिर भी उसको पेन हो रहा है, तो उसका मतलब है ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट है, इसकी फॉर एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। और चौथा क्या है कि अगर उसकी ईसीजी के अंदर चेंजेस हैं या नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को लिखोगे कैसे, आप लिखोगे 1 1 2 C 3 1 4 1 4 लिख के ब्रैकेट में 1, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये पेशेंट आपने एसेस किया है कि कौन सी क्लास में आ रहा है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप ये चीज फॉलो करना शुरू कर दें, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, कुछ सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये चीज अगर आप प्रैक्टिस करें, सबसे पहले तो आपको खुद को फायदा होगा। आपको पता है जो डाटा हमारे पास आ रहा है 2030 तक 25 मिलियन लोग हार्ट अटैक से, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या हुआ, अच्छा, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। वो पेशेंट का क्या हुआ, मैं आया, मैंने असिस्ट किया, मैंने कहा नहीं तुम्हें इस्कीमिया है, ड्रॉप कराया, पहला ड्रॉप नेगेटिव आया, मैंने कहा नहीं तुम्हें इस्कीमिया ही लग रहा है, मेरे हिसाब से हम आधे घंटे बाद दोबारा ड्रॉप कराता हूँ, मैं तुम्हें एडमिशन ऑफर करता हूँ। आधे घंटे बाद दोबारा ड्रॉप कराया, तो पहला ड्रॉप 6 का था, दूसरा ड्रॉप कितने का, 35 का, ठीक है। उसका हमने उसे एंजियोग्राफी ऑफर की, उसने कहा नहीं अफोर्डेबिलिटी इश्यूज है, एनएसयूटी जा रहा है, मैंने कहा चले जाओ। 27 ईयर का लड़का, आप सोच सकते हैं, तो 27 साल के लड़के के बारे में ऐसे एनएसयूटी किया, ड्यूरिंग कैथ एक्सपायर हो गया, वो मर गया, 27 साल का बंदा एक्सपायर हो गया। अगर फर्स्ट करो वहां कैजुअली में इसी देखता है, जैसे आप नॉर्मली इसीलिए भेज देते हैं, हम दिख रहे थे नॉर्मल है, तो वो तो कहता है डॉक्टर को दिखाया था, उसने तो वो नहीं सोचेगा कि आपने किस सिनेरियो में तस्वीर खींच के भेज दी। इसीलिए जब आप तस्वीर खींच के भेज रहे हैं और वहां पे कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, तो अगर उसको बोले कि आपको कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, ड्रॉप कराना है, अगर नहीं माने तो उसको आपने लामा करना है कि भाई ये जा रहा है अपनी मर्जी से, उसको आपने लामा करना है। ये नहीं कि आपने भेजा कि हाँ भाई डॉक्टर साहब को भेजी थी ईसीजी, उन्होंने कहा नॉर्मल आप भेज रहे, नहीं, आप जो भी ईसीजी कराएंगे ईआर के अंदर, वो आप देखो ईसीजी की है ना, और पेशेंट चेस्ट पेन की वजह से की है, भाई कॉल जनरेट करो। अब माशाल्लाह हमारे लोग सीख गए, सर मैंने ईसीजी की थी नॉर्मल है, चलिए आपकी बताना नॉर्मल है, मैं भेज रही हूँ पेशेंट को, अच्छा भाई चलो भाई चले जाओ, अच्छी बात है, आप लोग आ गए माशाल्लाह, अच्छी चीज़ है, हमने सिखाई है, अच्छी चीज़ है। लेकिन देखो ना उसके सिम्टम्स को असेस करना है कि यार इसको कोई टिपिकल पेन हो ना, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या है कि खास आपको इस्कीमिया हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, लेकिन साथ में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एसटी एलिवेशन एमआई, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मतलब कि दिल की 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, तीनों लेयर अगर इन्वॉल्व हैं तो बड़ा हार्ट अटैक है, फौरन जान जाने का खतरा है। 90 मिनट्स के अंदर उसकी हमने एंजियोप्लास्टी करके उसे खोलना है। अगर 90 मिनट्स में एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती तो ऐसी जगह पे रेफर करना है जो 120 मिनट के अंदर अंदर है उसका टाइम ड्यूरेशन, जहां पे पेशेंट पहुंच सकता है, उसकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। अगर दोनों सिनेरियो नहीं आते फिर क्या करना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन देना है, ठीक है। और अगर नॉन एस्टिमुलेशन एमआई है, मतलब सिर्फ सब एंडोकार्डियम इन्वॉल्वमेंट है, तीनों लेयर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट मिस होता है ना, होता है अनस्टेबल एंजाइना का, कि ना पेशेंट को खास कोई चीज में चेंजेस आ रही हैं, पेशेंट को बैठे बैठे दर्द हो रहा है, ना कोई अटैक की कंडीशन है, ये पेशेंट सबसे कीमती होता है। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होती है कि आप अगर इस पेशेंट को पकड़, देखो एक बच्चा गाड़ी के आगे आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, आपने उसकी सर्जरी की, बड़ा अच्छा, रिकवर होकर चला गया, कितनी अच्छी बात है ना, बड़ा अच्छा काम किया। क्या उससे अच्छा नहीं होता जब वो बच्चा रोड पे खड़ा था, उसका हाथ पकड़ के खींच लेते, भाई साइड में हो जा, तुम ये हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो अनस्टेबल एंजाइना का वो पेशेंट, ये बहुत कीमती होता है कि आप इसको सिम्टम को एसेस करें और उसको उसी में बचा लें, अटैक होने से बचाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्लासिफिकेशन होती है ब्राउन बॉर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, ये क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। जल्दी से बताऊंगा, ज्यादा परेशान नहीं, खतरनाक लग रही होगी, लेकिन बहुत ही सिंपल है। पहले हम देखते हैं कि पेशेंट की सिवियरिटी क्या है, क्लास 1 to 3। अगर क्लास 1 है, इसका मतलब न्यू ऑनसेट ऑफ सीवियर और एसिलेटेड एंजाइना, कि डॉक्टर साहब पहले दर्द होता था, अब मेरा दर्द बढ़ गया है, अभी मैं हूं दर्द बढ़ गया है, या उसका एंजाइना जो है ना रेस्ट पे हो रहा है और 48 घंटे से ज्यादा है, 48 घंटे से ज्यादा हो गया उसके पेन को, या उसका जो सिवियरिटी है वो 48 घंटे से कम में प्रेजेंट की है। क्लियर है? ये हम पहले देखते हैं सिवियरिटी क्लास। तो आप लिखोगे क्या, पहले लिखोगे 1, सिर्फ क्या लिखोगे 1 1 1, पेपर पे क्या लिखोगे 1 और 1, या 1 और 2, 1 लिख के ब्रैकेट में लिखो 2, फिर आप लिखोगे क्लिनिकल सर्कमस्टेंसेस क्या है, कि सेकेंडरी अनस्टेबल एंजाइना है, मतलब हो सकता है उसे लिवर फेल हो, किडनी फेल हो, उसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है, या वो प्राइमरी अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट की अपनी प्रॉब्लम की वजह से उसको पेन हो रहा है, या वो पोस्ट इंफार्क्शन अनस्टेबल एंजाइना 2 वीक्स आफ्टर द लेस देन 2 वीक्स आफ्टर द इंफार्क्शन,
कि उसे पहले अटैक हुआ था उसकी वजह से चार। इससे क्या हो जाएगा कि आप लिखोगे 1 2 2A या 2B उस पे लिखोगे। फिर तीसरे में इंटेंसिटी, एब्सेंस ऑफ थेरेपी कि भाई वो दवाई खा ही नहीं रहा था। दूसरा स्टैंडर्ड थेरेपी, बाकायदा दवाई ले रहा था। तीसरा कि वो मैक्सिमम थेरेपी ले रहा था इंक्लूडिंग IV नाइट्रोग्लिसरीन, कि एक पेशेंट जिसकी पहले आपने सेवरिटी असेस की कि क्लास 1 2 3 में सेवरिटी आ रही है। दूसरी क्या असेस की आपने कि पेशेंट की सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्या अनस्टेबल है, स्टेबल है। तीसरी के बंदा दवाई, एक पेशेंट सोचो कि अभी सेवरिटी में आया है जो कि मुकम्मल दवाई खा रहा था, सेवरिटी में दवाई खा रहा था, फिर भी उसको पेन हो रहा है, तो उसका मतलब है ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट है, इसकी फौरन एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। और चौथा क्या है कि अगर उसकी ECG के अंदर चेंजेस हैं या नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को लिखोगे कैसे, आप लिखोगे 1 1 2C 3 1 4 1 4 लिख के ब्रैकेट में 1। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये पेशेंट आपने एसेस किया है कि कौन सी क्लास में आ रहा है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप ये चीज फॉलो करना शुरू कर दें, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, कुछ सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये चीज अगर आप प्रैक्टिस करें, सबसे पहले तो आपको खुद को फायदा होगा। आपको पता है जो डाटा हमारे पास आ रहा है 2030 तक 25 मिलियन लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे। मैंने भी डर के मारे जिम शुरू कर दिया है ना, ठीक है। तो ये जो है ना सेवरिटी, ये आप लोग कहोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन ये चीज याद कर लो कि पेशेंट की सेवरिटी क्या है, क्लिनिकल सर्कमस्टेंसेस क्या है, इंटेंसिटी क्या आ रही है और ECG में क्या चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, ठीक है। अब किसी भी पेशेंट को अटैक होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे ACS प्रोटोकॉल देते हैं। 1980 की तरफ जाओगे ना, पुराने 18 के दौर में, तो सिर्फ क्या चीज अवेलेबल थी, डिस्प्रिन थी। तो हम सिर्फ जो थी ना 80s के दौर में सिर्फ डिस्प्रिन अवेलेबल थी, जो हम पेशेंट को देते थे बचाने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे दौर आगे गया तो हमारे पास P2Y12 इनहिबिटर क्लोपिडोग्रेल के नाम से आई, जो कि इरिवर्सिबल बाइंड करती है हमारे पास ADP रिसेप्टर्स को। दोनों को मिला के जब देखा गया तो बड़ा अच्छा मोटिलिटी बेनिफिट आया कि भाई आपने साथ में ये भी दी, साथ में ये भी, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, बहुत अच्छा आना शुरू हो गया। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च हुई, जो नया ट्रायल आया 2011 में, प्लेटो ट्रायल है, उसने कहा कि अभी टिकाग्लोल जो है उसका सबसे ज्यादा अच्छा रोल है एंटीप्लेटलेट पे। सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि देखो जब हम पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करते हैं उसमें स्टंट डालते हैं, उसका क्या प्रॉब्लम होती है, फॉरेन बॉडी है ना, मैं आपके मुंह में कोई टॉफी दे दूं थोड़ी देर तो बड़ी अच्छी लगेगी, फिर आपको नहीं भाई मैं थूक रहा हूं, कब तक मुंह में रखे रहूं। इसी तरीके से एक फॉरेन बॉडी हमारे हार्ट के अंदर जाके हम उसे इम्प्लांट करते हैं, जिसे स्टंट कहते हैं। थोड़ी देर बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है, फिर वो कहती है कि नहीं इसके खिलाफ तो काम करना है, इसको निकालो, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। उस एक्सेप्टेंस को कायम रखने के लिए आपको डुअल एंटीप्लेटलेट एक खास मखसूस ड्यूरेशन तक देनी होती है। कब तक वो भी मैं भी बताऊंगा। जिसके अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट जो आया वो क्या आया, टिकाग्लोल का आया। टिकाग्लोल के बारे में डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक चीज याद कर लो कि टिकाग्लोल जो है वो क्या करती है, रिवर्सिबल बाइंड करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर एक पेशेंट है हमारा जिसको ACS हो गया, वेदर स्टेमी है NSTEMI है, कितने अरसे तक हमने उसको डुअल एंटीप्लेटलेट, सबसे ज्यादा पेशेंट होते हैं ना, आप लोग डॉक्टर साहब ये दवाई दे रहे थे डिस्चार्ज कर रही हूँ, अक्सर क्या होता है डुअल एंटीप्लेटलेट मिस हो जाती है, या पेशेंट को डुअल एंटीप्लेटलेट की जरूरत ही नहीं होती और खामखा डुअल एंटीप्लेटलेट चल रही होती है। तो अब ये समझ लो कि एक पेशेंट जिसको ACS है और उसको आपने PCI की है NSTEMI से, तो उसको एस्पिरिन साथ में टिकाग्लोल देनी ही देनी है, क्लास 1 है, दोनों क्या देनी है, देनी ही देनी है। अगर पेशेंट का कैबिज हुआ है तो भी एस्पिरिन या टिकाग्लोल साथ में देनी है। अगर पेशेंट को नॉन प्लान इन्वेसिव है, यहाँ पे हमने प्रासुग्रल भी लिख रखी है, प्रासुग्रल क्या करती है, ब्लीडिंग रिस्क बढ़ा देती है ना, उसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन वो अगर पेशेंट कैबिज की तरफ जाए तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। तो सिर्फ अभी टिकाग्लोल या क्लोपिडोग्रेल को याद रखो। और अगर पेशेंट को PCI नहीं हो सकती, सिर्फ फिब्रोलाइटिक थेरेपी देनी है, तो हमने क्या करना है पेशेंट को, फिर क्लोपिडोग्रेल। अगर कोई भी पेशेंट है STEMI NSTEMI PCI करने जा रहा है, क्या देंगे उसको, एस्पिरिन, कितनी देंगे, 300 mg जो आती है च्यूबल। दूसरा हमने उसको लोड करना है किससे, बाइलिंटा से, टिकाग्लोल से, 180 mg की आपने उसको देके लोड करनी है, और मेंटेनेंस डोज कितनी चलती है, 90 mg की चलती है, ठीक है। ये समझ गए सब लोग, आगे चलें, ठीक है। अब अगर एक पेशेंट है इसको ACS हुआ है, डिफॉल्ट कब तक देना है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है डॉक्टर साहब दवाई तो स्टार्ट करनी कब तक खानी है। मेरे पास मरीज दवाई लेके जाएंगे, एक दोबारा आएंगे, डॉक्टर साहब वो एक हफ्ते तो हो गया दवाई खा ली थी, अब क्या हम कंटिन्यू खाती है, जिंदगी भर खाती रहनी है। भाई कम से कम अगर आपको अटैक हुआ है, स्टंट डाला है, तो डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी क्या है, 1 साल तक तो आपने डुअल एंटीप्लेटलेट खानी है, खानी है, खानी है, ये ज़हन में बिठा लें। कोई भी पेशेंट आप देखें, बाज़ ऐसा होता है कार्डियक पेशेंट नहीं होता, वो पुरानी हिस्ट्री होती है कार्डियक की, लेकिन अभी वो डायरिया के साथ आया, तो नवा ने देखा उसको सिर्फ डायरिया का ट्रीटमेंट लिख के भेज दिया। अब वो क्या हुआ कि वो कार्डियक मेडिसिन लेना भूल गया, उसने कभी उसे भी डॉक्टर नहीं बताई है। उसको देखो, उसकी हिस्ट्री में पूछो
एक कॉमन सवाल मैं सबसे करता हूँ जिसके वजह से पेशेंट हमारे मिस होने से बच जाते हैं। क्या कॉमन सवाल है? आज से पहले कभी कार्डियक हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो? पेशेंट पूछते हो ना हार्ट पेन है, वैसे अपने से इंसिडेंट हो चुका है, एक पेशेंट हिस्ट्री ले रहा था, कह रहा डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ईडीटी की मशीन में चढ़ाया, कैबेज हुआ था उसका। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा तो बाईपास हुआ, डॉक्टर साहब तो पुरानी बात है, अब तो कुछ नहीं है। तो उस वक्त मुझे मेरे प्रोफेसर ने समझाया था कि आज सवाल करो पेशेंट से कि भाई इससे पहले कब हॉस्पिटल में दाखिल हुई। यकीन करो जब मैं सवाल करता हूँ ना, ऐसी खुद के अंदर से चीजें निकलती हैं। हाँ डॉक्टर साहब भाई ये हुआ था, एक दफा प्रोस्टेट की सर्जरी हुई थी, एक दफा हर्निया हुआ था, एक दफा आंख का ऑपरेशन हुआ, वो सब बताना शुरू कर देगा जब से दाखिल हुआ है। ठीक है, तो अगर बेसिकली वो डिफरेंशिएट क्या आपने 12 महीने तक देनी। अगर कोई पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग रिएक्शन आपको रिस्क लग रहा है, तो उसको आप 1 महीने तक डीएपीटी दोगे और फिर जो सिंगल एंटीप्लेटलेट किस पे स्विच करोगे? डिस्प्रिन पे, एस्पिरिन पे नहीं, टिकाग्लोल पे। ठीक है, अगर कोई पेशेंट का हाई ब्लीडिंग रिस्क है कि उसको पहले स्ट्रोक हुआ हुआ है या कुछ को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, उसका हेल्थ ब्लड ज्यादा है, तो एस्कार्ड बंद कर दोगे और सिर्फ टिकाग्लोल पे उसे कंटिन्यू रखोगे। अगर एक पेशेंट ने और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, एक पेशेंट है उसको अभी एसीएस हुआ है, ठीक है, हार्ट अटैक हो, लेकिन उसको पुराना एफएफ चल रहा था, अब उसे आपने डोल एंटीप्लेटलेट भी देनी है और एंटीकोगुलेशन भी देनी है, तो कब तक दोगे आप उसे? एटलीस्ट आप उसे 1 वीक तक दोगे या 1 मंथ तक चलाओगे ट्रिपल थेरेपी। कैस्कार्ड भी दी, उसे बैलेंटा भी दी और उसे आपने कोई एंटीकोगुलेशन भी दी। उसके बाद फिर कंटिन्यू किस पे रखोगे? सिंगल एंटीप्लेटलेट पे और एंटीकोगुलेशन पे। 1 महीने देने के बाद क्या करा आपने? उसे टिकाग्लोल रखा और साथ में एंटीकोगुलेशन दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रोक के पेशेंट हम देखते हैं, उनमें तो ये होता है कि यार क्या देना है क्या नहीं देना। ठीक है, ऐसा हमने इसकी पहले एसीएस हो चुका है। देखो एक चीज होती है ना कि पेशेंट मरेगा किससे। मेरे पास एक पेशेंट आई थी अभी सुबह की बात है, उसकी क्या होता है, उसके पॉजेस आ रहे थे, हार्ट में पॉज। मैंने होल्डर कराया, 2.6 सेकंड का पॉज आया। मैंने कहा देखो, और वो कहती है सांस फूलता है। मैंने कहा आप जाके ईपी स्पेशलिस्ट दिखाओ, अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको बैटरी लगेगी तो लगवा लो, कहते नहीं लगेगी तो लगवाने की जरूरत नहीं है। तो उसने कराया, उसने कहा नहीं बैटरी की जरूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब कह रहे हैं सांस फूले, मैंने कहा देखो आपको 10 वजह हो सकती है, वेट ज्यादा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है, शुगर हो सकती है, आपका स्टेमिना कम हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग चीज तो निकल गई ना, तो लाइफ थ्रेटनिंग चीज में क्या है कि कम से कम दवाई तो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए ना। अगर दवाई आपने मिस कर दी तो फायदा कुछ भी नहीं। आगे चलें, ठीक है। तो अब आपने जब एंटीप्लेटलेट देखनी है तो आपने क्या देखना है, उसकी एफिकेसी, सेफ्टी, लाइफ सेविंग रिकमेंडेशन, ये सारी चीजों पे मद्देनजर रखते हुए आपने दवाई देनी है। एफिकेसी, अब आप देखें सबसे ज्यादा जो जितने भी अभी इसके ऊपर एक जो मेन ट्रायल जिसने पूरी समझ लो मार्केट चेंज कर दी, वो था प्लेटो ट्रायल। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद रखा है, वो एग्जाम में हम लोग पूछते थे हाँ भाई कौन सा ट्रायल है, भूल जाते थे ना। तो हिंदू लोग टीका लगाते हैं, क्या लगाते हैं? टीका। टीका किस में रखते हैं? वो प्लेट में। प्लेटो ट्रायल, क्या ट्रायल है? प्लेटो ट्रायल में टीका रखा और टीका लगा दिया। टीके की खासियत क्या है कि वो रिवर्सिबल है, रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी बच्चे भूल जाते थे कौन सी रिवर्सिबल है कौन सी इरिवर्सिबल है। तो अब याद रखना टिकाग्लोल रिवर्सिबल है, टिकाग्लोल रिवर्सिबल। और टीका किस में रखते हैं? प्लेट में। तो प्लेटो ट्रायल में जिसने मार्केट मेनली हमारी लूट ली थी वो क्या थी हमारी, ये देखो बेनिफिट कि जो क्लोपिडोग्रेल के साथ था और जो ब्रेंडी के साथ था उसमें रिस्पांस कितना अच्छा है। चला ठीक है, ये बार-बार स्टडी हुई कि एंड कॉजेस डेथ में एस्पिरिन के साथ हर जगह आप देखोगे तो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन डेथ का, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट का, बैलेंटा मतलब टिकाग्लोल के साथ उसका रेशो बहुत ज्यादा कम आया है। आगे चलिए, ठीक है। सेफ्टी में भी देखें तो अगर ब्लीडिंग रिस्क देखें, थोड़ा सा हम कहते हैं कि ब्लीडिंग रिस्क जो है ना वो टिकाग्लोल का ज्यादा, बहुत ही माइनर सा, वो नेग्लिजेंस के बराबर है। अगर आप बेनिफिट देखें तो उसके मुकाबले में बिल्कुल नेग्लिजेंस के मुकाबले में। चलिए ठीक है, लाइफ सेविंग बेनिफिट्स, एफडी ने इस ड्रग को अप्रूव किया है कि कार्डियोवैस्कुलर डेथ में और स्टेंट थ्रोम्बोसिस में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है। एक पेशेंट था वो अनस्टेबल एंजाइना का था, उसे अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ था, मेरे पास आया, मैंने उसके एंजियोप्लास्टी के लिए स्टेंट डाल दिया, घर गया, 2 दिन बाद दवाई खाना छोड़ दी, अब तो सही हो गया। अब वो मेरे पास किससे आएगा? स्टेंट थ्रोम्बोसिस। और जब स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है इस चीज में क्या होता है? एसटी एलिवेशन एमआई। तो आपने उसे छोटी मुसीबत उठा के बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पेशेंट की कंप्लाइंस। अगर आप स्टंट डाल रहे हो, मैं तो एनएससीडी में पेशेंट को स्टंट डालने से पहले हम साफ कहते भाई 1 साल तक कम से कम दवाई खानी पड़ेगी। अगर दवाओ निकालता नहीं डॉक्टर मैं तो नहीं खाऊंगा, तो मैं जाके कस्टमर को बता देता कि भाई करानी नहीं करानी, मैंने घर भेजो उसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट कंप्लाइंस है या नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। एफडीए ने अप्रूव की कि बैलेंटा जो है टिकाग्लोल जो है पेशेंट की हिस्ट्री हार्ट अटैक इन सबके लिए बेहतर है, कंटिन्यू स्टडी हो चुकी है, ट्रायल जो आप रिकमेंडेशंस क्या आई हैं आपके 4000 तक के 40,000 पेशेंट में हुए ट्रायल्स हुए जिसके अंदर मेजर बेनिफिट्स आए, ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशन भी कम हुई। अब हम बात करेंगे सेविंग्स। आगे चलिए
ठीक है, बस ये इसका स्ट्रक्चर छोड़े, इन लोगों को याद नहीं होगा। ठीक है, अब वाई टीका के लॉ जो अभी मैंने सारी बातें की हैं उसमें वाई टीका के लॉ, तो इसमें लोग कहते हैं कि 7 बेनिफिट्स है टीका के लॉ इस्तेमाल करने के। ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन में मैं 8वां बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, पहला क्या है, बिकॉज सेफ्टी प्री-ट्रीट और यूज ऑफ एडॉक पीस एंड नॉन प्री-ट्रीटेड पेशेंट। ठीक है, अगर आप इसको वैसे पेशेंट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से है प्रॉब्लम में है, प्री लोड करते हैं तो उसका स्टंट थ्रोम्बोसिस का रिस्क भी कम होता है, ब्लीडिंग का रिस्क भी कम होता है। दूसरा होता है डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन। तीसरा होता है मोर्टिलिटी बेनिफिट। कुछ दवाइयों में से मोर्टिलिटी बेनिफिट आता है, कुछ दवाइयों में सिम्प्टोमेटिक बेनिफिट आता है। अब हम एंजियोसिड, हर कोई पेशेंट में कहते हैं हाँ भाई हार्ट का प्रॉब्लम, एंजियोसिड लेता हूँ। एंजियोसिड का सिर्फ सिम्प्टोमेटिक बेनिफिट, देयर इज नो रोल ऑफ डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन, देयर इज नो रोल ऑफ मोर्टिलिटी बेनिफिट। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ठीक है, तीसरा बेनिफिट क्या है, यूनिक फार्माकोलॉजी की वजह से P2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे रिवर्सिबल इनहिबिटर है ADP का, उसको ज्यादा अच्छा काम करती है और क्विक काम करती है। चौथा, आगे चलिए, बिकॉज इट बेनिफिट्स आर अक्रॉस द एसियल स्पेक्ट्रम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव हम दोनों तरफ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, ये प्लेटो ट्रायल था। पांचवा क्या, बिकॉज इट्स बेनिफिट अक्रॉस ओवर टाइम इवन आफ्टर 12 मंथ। ज्यादातर पेशेंट को जब हम 1 साल का डुअल एंटीप्लेटलेट दी, डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी थी, 12 मंथ के बाद अगर सिंगल एंटीप्लेटलेट पे रखना है तो उसमें ज्यादा अच्छा रोल किसका है, टिकाग्रेलॉल का। सिंगल एंटीप्लेटलेट पे रखें, किस पे रखें, टिकाग्रेलॉल का। वो क्या बचाएगी आपको, स्टेंट थ्रोम्बोसिस को बचाएगी। 15-15 साल भी जो पेशेंट ले रहे होते हैं ना मेडिसिन, उनका भी स्टेंट बंद नहीं होता, कंटिन्यू रह रहा होता। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, ये स्टडी दिखाई गई, बिकॉज इट कैन ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ पेशेंट विद लेस कंसर्न्स ऑफ वार्निंग। एज सच कोई इसकी रिस्क नहीं है। जैसे कि हम पेशेंट को देखते हैं ना, क्लोपिडोग्राल के रेजिस्टेंस के केस बहुत सारे आते हैं। हम देखते हैं पेशेंट को दवाई दी, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो बाकायदगी दवाई खा रहा हूं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उससे क्लोपिडोग्राल की रेजिस्टेंस थी। दूसरी P2 कौन सी आती है, प्रेसुग्रल आती है। प्रेसुग्रल क्या है, आईसी बीट का रिस्क है। ठीक है, दवाई तो बहुत अच्छी है लेकिन आईसी बीट का उसमें रिस्क बन जाता है, तो उसको टिकाग्रेलॉल का एज सच कोई भी नहीं है सिवाय डिस्निया के अलावा। एज सच कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, बेनिफिट ही बेनिफिट है। जब भी हम कहते हैं 12 मंथ के बाद भी इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज इट्स बीइंग स्टडी अक्रॉस अ वाइड ऑफ पेशेंट विद एथेरोस्क्लेरोसिस। जितने भी पेशेंट एथेरोस्क्लेरोसिस में स्टडी कर ली है, प्लेटो ट्रायल में भी, दूसरे ट्रायल में प्रूवन है कि इसका मोर्टिलिटी बेनिफिट है। ये 7 तो हमारी प्रेजेंटेशन में थी। 8वां बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूंगा इसको आप ऐड करते हैं कि देखो एक पेशेंट ने इसको अटैक हुआ, उसको ईआर में हमने डिस्प्रिन और टिकाग्रेलॉल से लोड कर दिया। अब वो ऊपर गया, जैसी से एंजियोग्राफी की, देखा तो तीनों वेसल बंद है भाई, एंजियोप्लास्टी तो हो ही नहीं सकती, इसका क्या होगा, बाईपास होगा। अब आपने इतनी ज्यादा एंटीप्लेटलेट ड्रग लोड किया हुआ है, वो कैबेज के लिए फॉर्म मूव हो सकता है पेशेंट, कम से कम 24 आवर तो वेट करना पड़ेगा ना, कैबेज के लिए मूव नहीं हो सकता, खोलेंगे मर जाएगा पेशेंट। तो इसके लिए टिकाग्रेलॉल की अभी नई ड्रग जो FDA ने अप्रूव की है वो एंटीडोट आ गई है। ठीक है, ये अभी जनरेशन को पता ही नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में भी आएगी और हमारे स्काई लाइफ वाले भाई लेकर आएंगे, है इंशाल्लाह। उसका नाम क्या है, बेंट्रासीमैब। टिकाग्रेलॉल के एंटीडोट क्या है, अभी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं ना उनके लिए बेहतरीन है। ठीक है, टिकाग्रेलॉल के एंटीडोट क्या है, बेंट्रासीमैब। ये आप 6 मिलीग्राम IV देते हैं, फौरन से टिकाग्रेलॉल का रोल रिवर्स हो जाता है और पेशेंट आप वहीं से ही अपनी कैथ लैब की टेबल से कैबेज के लिए मूव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा, जितने भी हमने बेनिफिट पढ़े बाकी सबके ब्रांड, लेकिन ये जितना बड़ा बेनिफिट है कि फौरन आप एक एंटीडोट उसकी आ गई है और एंटीडोट देके पेशेंट को आप कैबेज के लिए मूव कर सकते हैं। देखो अगर हम 50 केसेस करते हैं ना तो उसमें से 5 ऐसे निकल आते हैं, जाहिर है बहुत ओल्ड एज में आते हैं, तो 3VD होते हैं, उनका कैबेज करना पड़ता है। बाज दफा लेफ्ट में 70-80% निकल आती है, तो उसको एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, तो आपने कैबेज ही करना पड़ता है। तो उसके लिए दिस इज मिरेकल बेंट्रासीमैब, याद रहेगा सबको। चले आगे, ये 8वां बेनिफिट है जिसमें था नहीं। ठीक है, तो टिकाग्रेलॉल का एडवांटेज जो क्लोपिडोग्राल के मुकाबले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि रिवर्सिबल बाइंडिंग फैक्टर है, फास्टर ऑनसेट होता है, फौरन एक्शन देते हैं और रिड्यूस स्टंट थ्रोम्बोसिस है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल पेशेंट है जिसको टिकाग्रेलॉल मिल गई है, अभी कोई हाई रिस्क नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है सर्जरी करने की, तो कितने दिन वेट करा सकते हैं, 3 डेज। 3 डेज आप उसको वेट कराएंगे, उसके बाद फिर आप कैबेज के लिए मूव करा सकते हैं। अगर किसी को क्लोपिडोग्राल दे दी गए तो कितने दिन वेट कराना है, 5 दिन। और किसी को प्रेसुग्रल P2 वाइटल इनहिबिटर है, अगर वो किसी को मिले तो कितने दिन वेट कराना है, 7 डेज। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि आपने एक पेशेंट को लोड तो कर दिया और वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे तो फौरन सर्जरी करानी है, तो कितनी प्रॉब्लम में आ जाओगे कि यार आपने प्रेसुग्रल से लोड कर दिया, क्लोपिडोग्राल लोड कर दिया, तो फिर क्या करना है। टिकाग्रेलॉल से लोड किया है, 3 डेज वेट करना है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो क्या देंगे, बेंट्रासीमैब। क्या देंगे, बेंट्रासीमैब देखिए, उसके एंटीडोट देके हम फौरन सर्जरी के लिए मूव करा सकते हैं। चलिए ठीक है, लोडिंग डोज मैंने जैसे बताई,
ठीक है 180 मिलीग्राम देंगे, ठीक है। और जो नॉन पीसाई के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ बीडी डोज देनी होती है, 90 मिलीग्राम की बीडी डोज देनी है, ठीक है। चलें आगे चलें। एफडी ने अप्रूव किया है इसको, ठीक है। उसके खिलाफ क्लोपिडोग्राल के लिए क्लोपिडोग्राल भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली एफडी अप्रूव क्यों किया, इसके बेनिफिट देखते हो जो हमने सारे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आगे चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।